अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जी हाँ, लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। जी जनाब, नावल में मुझे सबसे गड़बड़ वाली बात जो लगती है वो यही लगती है कि कपल्स की जो है वो एज के दरमियान डिफरेंस भी नहीं देखा जा रहा कि उनके दरमियान कितना एज डिफरेंस है, बस उन्हें बांध दिया गया है। ये मुझे बहुत पहले से लग रहा था कि जनाब अकबर के हिस्से में जो है वो नूर आने वाली है, और आखिर राइटर ने वही किया, नूर को जो है वो अकबर के हिस्से में लिख दिया। इतनी एज है उनकी कि मतलब अगर उनकी शादी वक्त पर हुई होती तो नूर की एज की उनकी बेटी होती। मतलब नूर अभी 18 की भी नहीं हुई यार, 12वीं में सेकंड ईयर में कौन सी बच्ची होती है, एज उसका वो भी नहीं बनता, आईडी कार्ड भी नहीं बना होता। और इन्होंने जनाब उसकी बाकायदा शादी करवा दी गई, नाबालिग लड़की की शादी करवा दी है। और वो कम अज़ कम भी जो है 15-16 एज होती है, सेकंड ईयर की जो स्टूडेंट्स होती हैं उनकी 15-16, ग्रेजुएशन में जाके जनाब आईडी कार्ड बनता है। तो खैर मर्जी है राइटर की, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी मिसमैच किस्म के कपल्स हैं। ये देखें कि हमान भी जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपना एक इदारा चला रहा है, वो एकेडमी चला रहा है, स्कूल चला रहा है, टीचिंग कर रहा है, और उसके साथ जो है एमल का बना दिया गया है कपल। तो अच्छा खासा एज डिफरेंस है। वैसे अमूमी तौर पे पाकिस्तान में इतना एज डिफरेंस होता है, मतलब 8-10 साल का तो आम ही समझा जाता है एज डिफरेंस, इसको इतना ख़ास नहीं लिया जाता। लेकिन इतने मेच्योर बंदों के लिए इतनी इमेच्योर लड़कियां, ये भी एक अजीब ही बात है। खैर चलते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मताए जान है तो, मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 10। नूर यहीं थी जलाल के विला, और जाते हुए जलाल ने ताकीद की थी कि अपनी दुल्हनिया से मिलकर जाना, और उन्हें भी तमाम तर गुरेज के बावजूद वो रास्ते में ही मिल गई। दोनों की नज़रें पल भर को मिली, मगर नूर ने खुद ही नज़र झुका ली। अकबर इस वक्त तमाम तर पूरे एतमादी के बावजूद कंफ्यूज थे। एक तो ना जान पहचान, ऊपर से ये छोटी सी लड़की अब उनकी मनकूहा थी। ये सब भले जलाल साहब की जल्दबाजी का नतीजा था, मगर ये बात अकबर भी जानते थे कि अब नूर उनके अलावा किसी के पास महफूज नहीं है। ये सब जो हुआ, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। तुम अपनी उम्र से इतने बड़े इंसान के साथ बांध दी गई। नूर, तुमने हाँ क्यों कही? वो जो बात कहने के लिए लफ्ज़ जोड़ने में लगे थे, आखिर कोशिश नाकाम होने पर सीधा स्वभाव बोल पड़े। नूर ने उनकी बात पर चेहरा उठाकर उस शख्स को देखा जो उसकी जिंदगी में आने वाला वो ठंडा झोंका था, जिसके बायस वो रुसवाई और जलालत की मौत मरने से बची थी। ये इज्जत जो उस शख्स की वजह से सलामत थी, अब उसी शख्स की थी। अकबर उसकी इस खामोशी पर उलझ से गए। नूर ने फिर से नजरें झुकाकर कुछ कहने को होंठ खोले। मुझे आप कबूल है। नूर की आवाज़ में कोई लर्जिश ना थी, वो तो यह सब बहुत मुतमईन होकर कह रही थी। मगर अकबर सख्त हैरानी से उस लड़की के मुंह से निकली इस बात पर पथरा से गए। तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें किस लिए कबूल हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है उनकी शादी किसी हमउम्र शहजादे से हो, कोई ऐसा जो परफेक्ट हो। मैं तो ऐसी किसी कैटेगरी में नहीं आता। अगर तो ये सब जबर के बायस हुआ है तो इस केस के हल होने के बाद मैं तुम्हें इस कैद से रिहाई दे दूंगा। अकबर की उलझन हनूज कायम थी, मगर उनकी इस बात पर नूर को दिल बंद होता महसूस हुआ। वो हरासा सी होकर उनका चेहरा देखने लगी, जो इतने मीठे और शफीक होकर भी ऐसी जालिम बात कहते हुए जरा ना हिचकिचाए। तुम एक अच्छा हमउम्र और मनपसंद साथी डिजर्व करती हो, समझ रही हो ना? नूर का बेजान चेहरा देखकर वो अपने तेज लहजे को नरम करते बोले, और अब की बार उनकी तवक्का के बिल्कुल मुखालिफ नूर कांपती हुई उनसे लिपट गई। यह अचानक का झटका और ऐसी बेचैन गिरफ्त पाना खुद अकबर को हैरत और बेयकीनी के समंदर में गर्क कर गया। अकबर फटे तासुर के संग उसका खुद से यूं लिपटना देखकर भी ना समझे थे कि नूर उनसे अलग होने पर सहम गई है। मुझे नहीं जाना कहीं भी, किसी और के पास भी नहीं। सब बहुत बुरे हैं, सिर्फ वही अच्छा है जिससे निकाह हो जाए। मुझे आपके सिवा हर एक से डर लगता है। मुझे मत भेजिएगा प्लीज़, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। कुछ दूर खड़े रेश का मेज तबस्सुम में लिपटे जलाल ये गुलाल और हसीन मंजर देखकर मुस्कुराती आंखें उठाकर अल्लाह से मशकूर ज़दा अंदाज में हम कलाम हुए। अकबर ने महसूस किया कि वो कांप रही है, तभी चारों नाचार उन्हें भी उसके गिर्द बाजू हायल करनी पड़ी। वो नूर की खौफजदा आवाज़ में छुपे कर्ब पर उलझ चुके थे। अपनी कमर पर हल्की सी गिरफ्त पाते ही नूर अपनी बेबाकी पर शर्मिंदा सी हुए आंखें रगड़ती उनसे अलग हुई और सहमी हुई नज़र उठाकर उनको देखने लगी, जो अब थोड़े अफसुर्दा थे। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ।
अकबर की ढारस देती आंखें भी नरम दिल थीं। नूर ने अपना सुर्ख होते चेहरे के संग उस शफीक से इंसान को देखा जो उसकी अंधेरी जिंदगी में जुगनू जैसा रोशन था। हमेशा साथ रखेंगे क्या? नूर की रोई सी आवाज में किए सवाल ने अकबर को लाजवाब सा कर दिया। वो उसके चेहरे को खोजते हुए यही सोच रहे थे कि वो आखिर ऐसा क्यों चाहती है। हाँ रखूंगा। कुछ देर की हस्बे मंशा सी खामोशी के बाद वो नूर के दिल की हर उदासी हटाकर मध्यम सा मुस्कुराए और उनकी ये मुस्कुराहट फौरी नूर के चेहरे पर लहराई। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आंखों में वो भी बदले में उनसे सजाए उसे ताकीद करते हुए चले गए और नूर मोहब्बत से उन्हें जाता देखती रही और फिर अपनी कुछ देर पहले वाली हरकत पर गुलाबी होकर झींप कर रह गई। अकबर जैसे प्यारे इंसान ही नूर को डिजर्व करते थे। नूर तो बहुत खुश थी। प्लीज हूर, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकता। हमान ने रूठेपन से आईने के सामने खड़ा शर्ट की सलवटें ठीक करता हुआ अब टाई फिट कर रहा था जब हुरिया की बात पर वो पहली बार बरहमी से बोला, जिससे उसका खिलता गुलाब जैसा चेहरा मुरझा कर रह गया। आप मुझे इनकार करेंगे खड़ूस हमी? दोनों हाथों से अपने मसनूई आंसू रगड़ती हूर को देखकर हमान ने सख्ती से मुड़कर उस तक रसाई पाई और उसके कदमों में बैठता हुआ उसके नाजुक हाथ चूमने लगा। आपको हमी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मैं उससे फिलहाल नहीं मिलना चाहता। प्लीज हूर, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए तुम जिद मत करो। हुरिया को ये कमाल की बेहतरीन जिम्मेदारी आली ने सौंपी थी जिस पर यह ड्रामा क्वीन अमल कर रही थी। प्लान यह था कि हूर ने एमल से मिलने उसके घर जाना है और हमी और उसकी एक अकेले में मुलाकात का बंदोबस्त करना है। आप मत मिलना, प्रॉमिस, लेकिन आप जानते हैं शी इज़ माई बेस्टी नाउ। शाने आपी ने बताया है कि वो रात से अपने कमरे में बंद है, ना खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। मेरी बात नहीं टालेंगी, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। प्लीज़ हमें ये मत भूलें, वो आपकी वाइफ ही हैं अब। अगर ऐसा बाबा कभी ममा के साथ रूड बिहेव करें तो मैं बाबा को भी पनिश करूँगी। हूर की इस सारी मासूमियत पर हमान की नाक पर नापसंदीदगी से खिंचाव सा उभरा। अब हूर उसे वाकई एक नाजुक तरह से आजमा रही थी और हमान अपने अंदर मजीद झेलने की हिम्मत नहीं रखता था। हूर, तुम क्यों मुझे मुश्किल में फंसा रही हो? हमान के लहजे में जी भरकर तलखी थी जिस पर हुरिया उसके उठते ही हमान की टांगों के साथ लिपटती सर उठाए मुंह पर अजलों की बेचारगी से जा चुकी थी। शी इज योर लव वाइफ। लव को रोता छोड़ना बुरी बात होती है। चले। हूर किसी सूरत नहीं टली थी और आखिरकार हमान को जाना ही पड़ा। वहां भी पहले से सब लाउंज में ही विराजमान थे। आली, शानजे, मानिया के चेहरों पर हमान और हूर को देखकर एक तसल्ली सी जागी। अलबत्ता फैसल अब मजीद हमान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हुरिया पहले ही शानजे के साथ एमल के कमरे की तरफ चली गई। अलबत्ता हमान का बेतासुर चेहरा देखकर फैसल ने माजर जैसा अंदाज ले उसका कंधा थपकाया। उसकी कोताहियों पर दरगुजर कर देना हमान, मैं बता नहीं सकता कि किस कदर मजबूर होकर रह गया हूँ, लेकिन अगर ये लड़की मजीद बदतहजीबी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना तुम्हें करने दूंगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? फैसल की यह बरहम होकर कही बात हमान के लिए धचका थी। हमान तो किसी जवाब के लिए खुद को यकजा ना कर सका, तभी बस सर हिलाने पर ही इक्तफा कर गया। हुरिया का एमल की गाल पर प्यार करना उसे बंद आंखों से जागने पर मजबूर कर चुका था। अपने सामने उस मासूम परी की उदास आंखें देखती एमल ने भी उदासी से ही उसके गाल से हथेली जोड़ी। साथ खड़ी शाना भी दोनों को उदास होकर देख रही थी। तुम फिर से मुझे कमजोर मत करना हूर। देखो डियर, आप अभी छोटी हो, ये सब मामला बहुत बड़ा है। हूर के कुछ बोलने से पहले ही एमल बरहमी में नरमी की हर मुमकिन रमक बरकरार रखकर कहती उठकर बैठते ही मुंह मोड़ गई। वो इस वक्त रात के ही स्लीपिंग ड्रेस यानी ट्राउजर शर्ट में थी और बाल उलझे हुए थे। आंखें न जाने ज्यादा सोने से सूजी थी या रोने से इसका इल्म ना हो पा रहा था। आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल, मैं सब समझती हूँ। हम ही आए हैं, आप उनसे थोड़ा सा लड़ लें, लेकिन यूं खुद को हर्ट ना करें। वो भी ऐसे ही हो गए हैं कल के बाद से, रूठे से, नाराज से। हूर की इस बात पर एमल ने गुस्से से अपनी कनपटी मछली और बेड का ब्लैंकेट हटाकर परे फेंकती उठी और तेज तेज कदम लिए वॉशरूम घुस गई। हूर ने शानजे की सिमत उदासी से देखा। वो दोनों कमरे से बाहर लपकी तो सामने आते हमान को देखकर हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो हाइड एंड सीक खेलना चाहती हैं, थोड़ी कंपनी दें उनको, तब तक मैं और शानजे आप दोनों के लिए कुछ ठंडा लाते हैं। हुरिया की शरारती और सियानी इस बात पर शानजे और हमान दोनों ही उदास सा मुस्कुराए और उनके जाते ही हमान कमरे में दाखिल हुआ तो नजर बिखरे और उलझे कमरे की हालत देखकर मजीद बुझ गया। यकीनन उस लड़की के दिल की हालत इससे कहीं अबतर थी, इसका अंदाजा उसे बखूबी था। बेड के करीब जाकर वो बंद वॉशरूम के दरवाजे को देखता हुआ खुली खिड़की की सिमत बढ़ा, जहां शाम की तरोताजा खुनकी अंदर आकर भी माहौल की गर्माइश कम नहीं कर पाई थी। 2-3 मिनट तक हमान ने उसका इंतजार किया, मगर फिर खुद ही दरवाजा खुलने की आहट पर वो मुड़ा तो सामने चेंज करके बाहर निकलती एमल को देखता मुड़ा, जो उसकी अपने कमरे में मौजूदगी पर
پھر سے خوخار ہو چکی تھی۔ لائٹ پنک شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے ہوئے وہ اس وقت بھی بجھے چہرے کے سنگ مرجھائی ہوئی حمان کو اداس کر رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، ایمل نے ہونٹ بھینچ کر سختی سے اسے جانے کا اشارہ کیا، مگر حمان کے رتی برابر نہ ہلنے پر وہ مزید دب کر اس تک پہنچی جو اسے بہت نارمل انداز میں کھوج رہا تھا۔ کچھ بات کرنی تھی۔ حمان کی آواز کھردری تھی مگر خود وہ نرم لگ رہا تھا۔ ایمل نے ہٹ دھرم لہجے میں سر جھٹک کر ہنوز اسے انگلی کے اشارے سے جانے کا کہا، جس پر حمان بیچ کا ہر فاصلہ مٹائے اس کے اور اپنے بیچ کی فصیل مٹا کر خود ایمل کو کچھ لمحے تھما گیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جاؤ یہاں سے۔ ایمل بھی ذرا اپنی جگہ سے ہلے بنا اس کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ نہیں چاہتا اپنی بھلائی، تمہاری چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ سب غلط ہوا، مگر تم سے تمہارا کچھ نہیں چھینوں گا، نہ چھیننے دوں گا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ حمان سے بنا چھوئے ہی یوں لگا یہ کہہ کر چھو گیا تھا وہ کئی طرح سے۔ وہ حواس باختہ سے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش میں نڈھال سی ہو کر پھر سے اپنے چہرے پر غصہ لا چکی تھی۔ تم پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے ایمل مر جائے۔ ایمل کے زہر خند الفاظ نے حمان کے دل پر زخم لگایا، مگر وہ کوئی تلخی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مرنے کی بات مت کرو پلیز۔ حمان کے لہجے کی نرمی نے ایمل کو بھاگ جانے پر اکسایا۔ یہ شخص تو اب بنا کسی کوشش کے اسے خود کی سمت مائل کر رہا تھا، جو کم از کم ایمل کے لیے موت ہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے مرنے سے اور کیا جلن تھی میرے جینے سے؟ نہیں معاف کروں گی، جیتے جی یاد رکھنا، کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ دکھ اور غصے کا ایسا امتزاج کی آنکھیں نم ہو جائیں، یہ حمان نے آج پہلی بار دیکھا۔ وہ ایک آوارہ آنسو جو ایمل کی آنکھ سے گال تک بہہ نکلا تھا، حمان کی انگلی کی پور سے بہت نرمی سے ہٹایا گیا۔ خود ایمل اس ٹرانس میں مکید سی ہو گئی۔ تم سب کر سکتی ہو، لیکن یہ دوبارہ مت کرنا۔ تم جیسی بھی ہو اس سے رتی برابر مت بدلنا۔ یہ پسپائی تمہیں دینا میری نہ آج خواہش ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ تو اپنا غصہ میرے سوا کسی پر مت نکالنا۔ دس از مائی ہمبل ریکویسٹ۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی ایمل حمان افندی کو کمزور جانے یا سمجھے۔ اور تو ایمل کو کچھ سنائی نہ دیا، بس یہ نام ہتھوڑے کی طرح اس کے وجود پر لگا، اور اس سے پہلے کہ حمان کہہ کر وہاں سے جاتا، ایمل اس کا گریبان پکڑ کر اپنی سمت جھکا کر دہک اٹھی تھی۔ خود حمان ایسی ہتک آمیزی پر برہم سا لگا۔ اپنے نام کو میرے نام سے جوڑنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ میں تمہیں نام کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چلے جاؤ۔ ایمل غصے اور عتاب کے سنگ اسے اپنے قریب تو کر بیٹھی تھی، پر اس کی آنکھوں کے ملاپ اور سانسوں کی حدت سے جل اٹھی اور اسے جھٹک کر گردن موڑے بے اعتنائی کا نمونہ بن گئی۔ حمان نے اپنی شرٹ کی گریبان پر پڑتی سلوٹیں جھاڑ کر ایک نظر پشت کر کے کھڑی ایمل پر ڈالی اور بیچ کا فاصلہ مٹاتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ جا رہا ہوں، اپنا خون مت جلانا ایمل۔ حمان کی مبہم سی ملائم آواز کے بعد ایمل پوری کانپ اٹھی جب اسے اپنے وجود کے گرد بازوؤں کی سرسری قید اور کندھے پر گردن کے قریب دہکتے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ ایمل نے اپنی آنکھیں خود ساختہ میچ لی، مگر مزید کچھ محسوس ہونے کی بجائے حمان اسے چھوڑ کر دروازے کی سمت لپک گیا، اور وہ جو پتھر بنا دی گئی تھی یک لخت مڑ کر حمان کو جاتے دیکھنے لگی۔ اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے کا لمحہ اس کی جلتی روح پر ایک امرت میں چھپے بارش کے قطرے کی مانند گرا۔ وہ یوں ہی روبوٹک انداز میں بیڈ تک آئی اور سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس لمس کی اسے جلن تھی یا ٹھنڈک، یہ ایمل اندازہ نہ لگا سکی اور اپنی آنکھیں موند گئی۔ خیر سے 3 شادیوں کی تقریب تھی۔ دل فریب گھڑی آ پہنچی جہاں وہ 3 افسرائیں ہر خاص و عام کو اپنی ہوش ربائی سے متوجہ کر رہی تھیں۔ وہیں 2 ہینڈسم لڑکوں کے ساتھ ہینڈسم سے مرد کی کیٹیگری کے اکبر بھی حسن داد کی اونچی مسند پر الجھے سے آن کھڑے تھے۔ جہاں عالی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہیں شانزے کی دھڑکنیں مدھم اور بے جان تھیں۔ اسے عالیان کا ہونے سے زیادہ اس کی محبت ہونے پر خوف طاری تھا۔ حمان کے چہرے پر حالات کی بے رحمی کا جبر تھا تو ایمل کے نازک نکوش میں باغیانہ لہریں جل رہی تھی۔ ہر کوئی بس پریشان اور دعا گو تھا تو ایمل اور حمان کے لیے۔ سب اپنے لیے اس فیصلے پر سہمے اور ہراساں تھے۔ ایمل اور شانزے کے ڈیزائنر لہنگے بہت بھاری اور عالی شان تھے، جبکہ نور کا لباس بھی دیدہ زیب تھا، بس وہ تھوڑے ہلکے کام والا تھا جو اس کی نازکی کو مد نظر رکھ کر ہی اجلت میں لیا گیا تھا۔ دلہے تینوں بلیک اینڈ وائٹ میں محفل کی جان لگ رہے تھے۔ سب حاضرین محفل بھی اپنے اپنے جلووں اور رنگوں کو بکھیرتے دکھائی دیے تھے۔ اکبر اور نور کو ذرا جلدی اجازت لینی پڑی کیونکہ رات ہو رہی تھی اور رات کا ایسا سفر ذرا محتاط ہی بہتر ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ باقی سب بھی اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئے۔ شانزے جلال اور علی کے ساتھ گئی اور ریحان وہیں رکے۔ البتہ باقی سب افندی ہاؤس روانہ ہوئے۔ اکبر کی گاڑی ان کے پورچ میں رکی اور گھر کی ہلکی پھلکی بیرونی سجاوٹ دیکھ کر نہ صرف وہ حیرت و بے یقینی میں مبتلا تھے بلکہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس نور بھی ایسا سب امید نہیں کر رہی تھی۔
अकबर ने गर्दन मोड़कर खुद की सिमत देखती नूर को देखा और गाड़ी खोलकर बाहर निकले तो उनकी बुआ, अम्मा और घर के तमाम मुलाजमीन फूलों के हार लिए उनके इस्तकबाल में खुश दिली से खड़े थे। एक खुशगवार सी हैरत थी जो अकबर और नूर के चेहरे पर थी। बहुत मुबारक हो सरकार, अल्लाह साईं आप दोनों की लंबी सुख वाली हयाती करे। ये मेरी तरफ से छोटा सा नजराना है। ये फजल दीन थे जो अकबर के ना सिर्फ चौकीदार थे बल्कि अकबर से दिली उन्स रखते थे। आज इस सूने घर में खुशियों की आमद पर वो पुरशौक अंदाज में लिपटे एक अजरक और एक सनाना चादर उनकी सिमत बढ़ाते हुए बोले और अकबर का मान बढ़ा गए। नूर भी मबहम सा मुस्कुराती हुई अपने साथ खड़े उस इंसान को देख रही थी जो अब बहुत मुअद्दिब से अफजल बाबा के कंधे थपकाते शुक्रगुजार थे। उसके बाद वो घर की बुआ अम्मा ने फूलों की पत्तियां दोनों पर निछावर किए अंदर आने का कहा और अंदर भी हल्की फुल्की महकार और सजावट ने नूर और अकबर दोनों को ही स्पेशल सा फील करवाया। भले अकबर इस तरह के माहौल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे मगर नूर की आंखों में चमकती खुशी के आगे उन्हें ये सब अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नूर का सबने ध्यान रखना है। जिस तरह आप सब मेरी इज्जत और वफादारी का दम भरते हैं मैं चाहूंगा आप यही मर्तबा आप सब नूर को भी दें। अकबर ने पहले सबका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने मीठे और संजीदा अंदाज में चंद हदायत सौंपी। हर कोई आज खुशी से हमकते पूरे मान से इस बात में सर हिला रहा था। अकबर ने सबको जाने का कहा। नूर की सिमत देखा जो उन्हें ही देखकर हैरान करती पाई गई। वो जो उनको आम सी बेमाया लड़की लगी थी आज तो दुल्हन के रूप में सज धज कर अपनी उम्र से बड़ी और कहीं ज्यादा पुरकशिश और जाजिब दिखाई दे रही थी। खास उसकी वो आंखें जो अकबर के खुद से इतने बड़े होने के बावजूद जरा हिचकिचाहट में गुम ना थी। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अकबर ने गंभीर सी आवाज में खुद ही रुख फेरकर इस तसलसल को तोड़ा और नूर को सीढ़ियों की जानिब हाथ से इशारा किया। वो भीनी सी आसूदा मुस्कान के संग उनके साथ ही ऊपर गई। उसका फर्श बोस लहंगा भले बाकी दुल्हनों से हल्का और कम काम वाला था तब भी वो नूर के नाजुक वजूद पर बहुत भारी था। सीढ़ियां अबूर करते ही सामने कॉरिडोर था और उसके साथ मुल्हे का कमरा जिसका हैंडल घुमाकर अकबर ने खोला और वो दोनों ही एक साथ अंदर दाखिल हुए। कमरा बहुत शानदार और अछूता था। सुर्ख और ब्लैक कॉम्बिनेशन और मलगजी सी अंधियारी लाइटिंग। मुलाजमीन ने यहाँ भी एक आध फूलों के बुके रखकर सजावट कर रखी थी। मुकम्मल ब्लैक में आज अकबर भी हैंडसम बुढ़े की बजाय हैंडसम मैन लग रहे थे। अकबर ने खोई हुई नूर की सिमत नरमी से देखा जो कमरे की एक एक चीज को बहुत प्यार और उदासी से देख रही थी। तुम लिबास बदल कर फ्रेश हो जाओ और आराम करो। एक कमरा छोड़कर ही मेरा ठिकाना है। वैसे तुम यहाँ महफूज हो फिर भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बिला झिझक कह सकती हो। बुआ अम्मा तुम्हारी जरूरियात देख लेंगी। अकबर ने नूर की सिमत देखते हुए ये कह तो दिया मगर वो महसूस कर सकते थे कि नूर बौखलाकर उनकी सिमत मुड़ी और उसके चेहरे पर अंधेरा सा फैल गया। यानी वो उसे वाकई अपने साथ नहीं रखना चाहते। रखेंगे भी क्यों? नूर यह समझ रही थी कि वो कम माया सी एक लड़की उस इंसान के आला रुतबे के मुकाबले में बहुत अदना है। अकबर ने उसका बुझा और बेयास चेहरा खुद ही खोजा और चंद कदम चलते हुए उस तक आए। नूर ने उनके करीब आने पर जरा सा अपना झुका सर उठाया। उसे उन तक पहुंचने की जरा तगोदो ना करनी पड़ती थी क्योंकि वह बआसानी उनके कंधों से कुछ ऊपर तक आ जाती थी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गई? अकबर का यूं दिलासा देता अंदाज नूर की पलकें भिगो गया और वो खुद भी थोड़े फिक्र में लिपटे उसके कंधे पर हाथ रखते उसे देखने लगे जो अब रो पड़ी थी। आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जानती हूँ आप मुझे जबरदस्ती कबूल करके साथ लाई हैं पर मैं इतने बड़े कमरे में अकेली तो खौफ से ही मर जाऊंगी। आप मुझे मत छोड़े। नूर की जरा सी रोने पर सुर्ख होती नाक और मतवरम आंखें देखकर अकबर भी ना चाहते हुए मबहम सा मुस्कुरा दिए। उसे बेड के किनारे पर बिठाने के बाद खुद भी साथ बैठे। नूर अभी भी भीगी पलकों से हरासा आंखें रगड़ती गर्दन मोड़कर उनको तासुफ से देख रही थी जो उस लड़की पर हैरान और परेशान भी थे। एक कमरा छोड़कर मेरा स्टडी रूम है, मैं वहां थोड़ा काम करता हूँ, सोता यही हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो जाओ। कपड़े बदल कर आओ, मैं यही हूँ। अकबर बात करते वक्त नूर पर बड़ी तवज्जो से निगाहें मरकूज किए उसकी रोती आंखों के कर्ब में कमी करते हुए बोले। वो अपने भारी ड्रेस से खाइफ थी, ये साफ दिखाई दे रहा था, तभी वो उसे नरमी से उससे निजात का कह रहे थे। नूर ने तशना सी निगाह अकबर के चेहरे पर डाली जैसे कह रही हो यहीं रहिएगा और अपनी मुठ्ठियां बनाए लहंगा उठाती उनके इशारे की सिमत गई। उसके जाने पर अकबर के चेहरे पर संजीदगी और परेशानी उमड़ चुकी थी। ये जो बंधन था उनको लग तो पुरसकून रहा था मगर अभी नूर की उनको फिक्र थी। अफजल रोंगे के आदमी यकीनन अब तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। दूसरा, वो उन लाशों की फाइनल खबर सुबह फजर तक आनी थी। अकबर उठकर अपना कोट उतारकर हैंग करते हुए कमरे में टहलकर अपने कई मामलात पर नजर दौड़ा रहे थे। बुआ अम्मा ने कल जलाल के ही लाए कुछ फॉर्मल से ड्रेसेस और अंदर ड्रेसिंग रूम में नूर के लिए हैंग करवा दिए थे। अकबर ने भी बस अंदाजन ही कल वापसी पर उसके लिए शॉपिंग कर ली और बाकी कुछ बुआ ने।
10-15 मिनट तक वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर खिड़की की सिमत चेहरा करके खड़े अकबर भी मुड़े। वो उन्हीं के लाए व्हाइट एंड स्काई ब्लू लिबास में थी। शर्ट तो ठीक थी, अलबत्ता ट्राउजर थोड़ा छोटा लग रहा था। मोहतरमा के टखने अयां थे। वो अपने आप को अकबर की जांचती नजरों के बावजूद महफूज महसूस कर रही थी। उनके देखने का अंदाज बहुत पुरसकून सा था। आ जाओ, यकीनन इतना भारी जोड़ा थका चुका होगा, आराम करो। अकबर का हर अंदाज ही नूर को भाता जा रहा था। जिस तरह वो उसे रसानियत से ट्रीट कर रहे थे, वो इस इंसान के शहर में दबती जा रही थी। नूर ने घबराई सी नजर अकबर को देखा और बेड पर जाकर लेटने के बजाय उनके सामने आकर खड़ी हुई। नूर ने उनका हुस्न तो देखा ही नहीं था, वो उनके किरदार से मुतासिर थी, मगर अब वो उनके चेहरे की नरमी और मेहरबानी से लिपटा उनका प्यारा चेहरा देख रही थी। खुद पर नूर की ऐसी निगाहें उनको भी मशकूक सा कर रही थी। आप मेरे पास रहेंगे ना? नूर ने अपने दोनों हाथ कांपते हुए उनके सीने पर रखे और अपनी मुरझाई सी आंखें उनकी हैरतज़दा आंखों में डालती हुई मान से बोली। वो उन्हें बहुत मासूम सी बच्ची लग रही थी जो अपनी तन्हाई का कोई आसरा तलब कर रही हो। कुछ पल तो अकबर को भी समझ ना आया कि क्या जवाब दे, मगर फिर सर हिलाना जरूरी हुआ। नूर बहुत फर्माबरदारी से बेड पर जा बैठी और अपनी आंखें उन्हीं पर टिकाए कुछ परे हुए जैसे अकबर के बैठने की जगह बनाई हो। अकबर थोड़े कंफ्यूज हुए। यूं उसके पास बैठना उनको अभी भी अजीब लगा, मगर वो हनूज अपना हाथ उनकी सिमत बढ़ाकर सरापा मुंतजिर थी। मैं यहाँ, अकबर खजालत से सर खुजाते हुए नूर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। यह लम्हा ही ऐसा था कि दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा गए। मैं नहीं चाहती, आज आप जाएं प्लीज। फिर से वही तासुफ ज़दा लहजा। अकबर दम साधे हुए फाइनली उसकी बनाई जगह पर बैठे, मगर उनके बैठते ही नूर अपना तकिया दुरुस्त करते लेट गई। अकबर ने बमुश्किल गर्दन मोड़ी तो मोहतरमा निहायत बेबाकी और मनमानी के संग अपने तकिए के साथ उनका तकिया जोड़कर ये कह रही थी कि आप भी लेट जाएं। तुम सो जाओ नूर, मुझे अभी बहुत काम है। अकबर ने इस सबको बहुत चाहा मगर कबूल ना कर पाए। तभी बौखलाए से कहकर उठे और उनके इस रूखे अंदाज पर नूर भी परेशानी से उठ बैठी। अच्छा अच्छा, रोना मत। उनकी ऐसी बेरुखी पर नूर की आंखों में नमी लहराई और इससे पहले कि आंखों की शफक गालों पर उतर आती, अकबर फौरन से पेशतर दोबारा बैठे और अब की बार कमाल फरमाबरदारी से अपने शूज उतार कर ना सिर्फ खुद तकिया जरा नीम दराज किए लेटे, बल्कि उनके लेटते ही नूर भी जरा सा मुस्कुराती अपने तकिए पर सर रखे लेट गई। अकबर को वो लड़की बहुत हसास सी लगी थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ देर वो नूर का पुरअसरार सा अपनी सिमत देखना देखते रहे, फिर खफीफ सी बरहमी से इस्तफसार करने लगे। नूर के चेहरे पर तल्ख चुप उमड़ी। आपसे नहीं लगता, पर वैसे लग रहा है। वो लोग मुझे ढूंढ तो नहीं लेंगे ना? मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आ जाए। आपको लगता होगा मैं मतलबी हूं, है ना? अपनी हिफाजत के लिए आपको उलझन में डाल दिया, पर यह मैंने सोच समझ कर नहीं किया। आपका ख्याल मेरे दिमाग में पक्का बैठ गया था। मेरा यही दिल चाहता था कि इस सारी दुनिया को छोड़कर आपके पास चली जाऊं तो महफूज हूं। मुझे माफ़ कर दें आप, सॉरी। अकबर उसकी भराई आंखों और तड़पती आहो बका से मुज़य्यन आवाज़ पर खुद भी अफसोस में पेवस्त लगे। यह लड़की उनका इम्तिहान तो बनने वाली थी, मगर वो ये ना समझ पाए कि इम्तिहान की नोयत क्या होगी। इट्स ओके, सो जाओ तुम। वो उसकी बात का जवाब ढूंढ ना पाए, उसे नरमी से कहकर चेहरा मोड़ गए। नूर भी उनके संजीदा चेहरे को देखकर उदास सी हुए आंखें मूंद गई। अकबर अपने उलझे ख्यालात से बाहर निकले तो नजर मोड़कर नूर को देखा जो आंखें बंद किए सो रही थी और अपने हाथ की उंगली उसने अकबर के कफ में डाल रखी थी, जैसे उन्हें कैद करने की मबहम सी कोशिश हो। वो कुछ देर उसे खाली अंदाज में देखते रहे और फिर खफीफ सा मुस्कुराकर रुख दोबारा वापस मोड़े अपनी आंखें भी मूंद गए। शाहज़े के जाने से अकमल चौधरी का घर तो वीरान सा हो गया था, मगर ये बेटियां तो अल्लाह पाक की ऐसी ही नेमतें हैं जिनको एक न एक दिन माँ बाप को अपने जिगर से अलग करना ही पड़ता है। वो शाहज़े को बहुत मिस करने वाले थे, मगर कहीं दिल की अथाह गहराई से वो शाहज़े और आलियान के लिए बहुत मुतमईन थे। यही हिसाब मानी और फैसल का था। उनकी ज़िंदगी और उम्र का वो वाहिद असासा उनसे जिस्मानी तौर से तो अलग हो गई थी, मगर उसकी इस घर के दरो दीवार से जुड़ी यादें उन दो को सहारा देने को बहुत थीं। मानी और फैसल अभी भी परेशान थे। दोनों के चेहरों पर एमल की सच्ची खुशी की दुआएं थीं। शाहज़े का ऐसा शानदार वेलकम तो वो खुद उम्मीद नहीं कर रही थी। पूरा जलाल विला रंग बिरंगे फूलों और मोत्तर रोशनियों से जगमगा रहा था। आलियान का दिल बाहर के जगमगाते और हसीन उमंगों से सजे माहौल से कहीं ज्यादा सरमस्त और शादमा था। हानिया वापस चली गई थी तो शाने का इस्तकबाल आली, रेहान और जलाल साहब ने किया, जबकि शाहज़े को खुद जलाल ही कमरे में छोड़ने आए। आज तुम और आलिया ने खूबसूरत और जिम्मेदार बंधन में बंधे हो शाहज़े। मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यारी और समझदार हो, लिहाजा मैं अपनी बहू से ऐसी ही समझदारी की उम्मीद रखता हूँ।
آج سے یہ بہروز ولا تمہارا ہے، اس کے در و دیوار یہاں موجود اور آنے والی خوشیوں کی سلامتی تم پر منحصر ہے۔ میری ساری دعائیں تم دونوں کے لیے ہیں۔ جلال بہروز نے جس محبت اور انس سے شانزے کو خود سے لگائے یہ سمجھایا تھا، اسے بہت اچھا لگا۔ بابا سے دور آ کر گویا بابا جیسے جلال پا کر اس کی آج کی گھبراہٹ کم تو ہوئی تھی، مگر ایمل کے لیے وہ دل سے بہت پریشان تھی۔ دوسری سمت حمان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھنے والی حوریہ، ہانیہ اور علیم بابا خاصے فکر مند تھے۔ ایمل نے تو منہ پھاڑ کر جاتے ہی کمرے کی راہ پکڑنے کا کہا تھا تو ہانیہ اسے تبھی کمرے میں لے گئی تھی۔ ہمی پرامس ود می، آپ ایمل آپی کو بالکل نہیں ڈانٹیں گے۔ حمان کی گود میں چہرہ لٹکا کر بیٹھی ہو جب سے حمان کو دیکھ رہی تھی وہ تناؤ زدہ تھا، تبھی وہ اس سے معصومیت سے وعدہ لے رہی تھی۔ ہانیہ اور علیم بابا کے چہروں پر بھی پریشانی اور رنج رقم تھا۔ جو بھی تھا حمان ابھی بھی سب سے خفا تھا اور اس نے آج سارا دن حوریہ کے سوا کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اوکے، حمان نے ایک شاکی نگاہ خود کی سمت دیکھتی ہانیہ اور علیم بابا پر ڈالی اور حور کا گال پکڑتا سر ہلا گیا۔ ہمیں یوں خفا تو مت ہو ہم سب سے۔ ہانیہ سے بھی ہمیں کی بے رخی سہی نہیں جا رہی تھی، تبھی وہ تعصب سے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس وقت صرف اپنے آپ سے نالا ہوں آپی، آپ پریشان مت ہو، یہ سب مجھے خود ہی دیکھنا ہے۔ آپ سب بھی آرام کریں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ حوریہ آپ بھی سو جاؤ میری جان۔ حمان کے لہجے کی اجنبیت بتا رہی تھی کہ وہ کافی ذہنی دباؤ میں ہے۔ وہ تینوں ہی ہمی کو جاتا دیکھ کر اداس سے ہوئے۔ علیم بابا تو بس پل پل حمان کے سکون کی دعا کر رہے تھے اور یہی حساب ہانیہ اور حور کا بھی تھا۔ آلیان بابا کو ان کے کمرے تک چھوڑتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکان سجائے وہ اندر گیا اور اندر جاتے ہی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ سامنے ہی ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی شانے بڑی کٹر مشکل میں گھری اپنے جوڑے کی لاتعداد پنز نکالنے میں منہ کے برے برے زاویے بنا رہی تھی۔ جب آہٹ پر بوکھلا کر پلٹی تو سامنے آلیان کو دیکھ کر اسے جھرجھری سی آئی۔ وہ سرتا پا اپنی نگاہیں اس کے جادوگر طلسمی سراپے پر ڈالتا ہوا خماری میں اس کی جانب لپکا جو سہم کر ڈریسنگ کے ساتھ جا لگی۔ آلی نے اس کی یہ گھبراہٹ ہنسی دبا کر انجوائے کی اور شانزے کے چہرے پر رنگ بدلتے حسن کی بل کھاتی تلخیاں جی بھر کر دیکھتا ہوا شانزے کا سارا حوصلہ ہوا کر رہا تھا۔ ابھی سے گھبرا رہی ہو؟ ابھی تو میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آلی نے اس کے جوڑے سے نکلے کچھ لہراتے ریشمی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا اور وہ جھیپی سی بے حد حسین رنگ اوڑھ گئی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں ایمی کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں۔ پلیز آلی ابھی اپنے رومانس کو کنٹرول کریں۔ آلی کے بہکتے تیور بھانپ کر وہ کانپ کر لرزتی آواز میں بولی۔ آلیان تو خود ان دو کے لیے فکر مند تھا، تبھی مسکرا کر اس کے جوڑے کی چند اٹکی پنز نکالنے لگا۔ شانزے کے بالوں کو مکمل آزادی دینے کے بعد وہ اسے مڑ کر اپنی جولری اتارتا دل فریب انداز میں دیکھنے لگا۔ شانزے اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ ان کی فکر مت کرو، ہم ہی ہینڈل کر لے گا، تم صرف مجھ پر توجہ دو کیونکہ اب میں تمہارے لیے سب سے خاص بنا دیا گیا ہوں۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہوا وہ بولا۔ شانزے کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ شانزے کی آواز اتار چڑھاؤ کے سنگ لرز رہی تھی۔ ایسے روٹ کر اور برہم سی ہو کر مجھ سے بات مت کرو، مجھے بہت دکھ ہوگا۔ آلی کی بجھی سی بات پر شانزے نے آنکھیں چار کیے دل کو مضبوط کیا۔ وہ اسے اتنا چاہتا تھا کہ شانزے کو واقعی میں حیرت اور خفگی سی ہوئی۔ آپ بھی تو زبردستی مجھ پر قابض ہو رہے ہیں، شانزے نے جواباً شاکی نگاہ سے گلا کیا۔ آلی کا چہرہ کچھ پل اداس ہوا مگر پھر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ میں مجبور ہوں۔ آلی مسکراہٹ معدوم کیے معصوم سا بنا۔ شانزے نے ناک چڑھا کر اس کی یہ معصومیت ہضم کی، جس پر شانزے کو دیکھتا ہوا آلی آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کی سمت جھکا۔ شانزے گھبرائی ہوئی اس سے دور ہٹی۔ کیا ہے یار؟ دل مت توڑو میرا۔ آلیہ نے اس کی بے رخی پر خفا سا اس کی سمت بڑھاتا ہوا نفی میں سر ہلاتی گھبرا کر دیوار سے جا لگی۔ آلی کی آنکھوں میں تبسم جاگا تھا۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے اور تم اسے برباد مت کرو۔ ویڈنگ نائٹ پر منہ دکھائی دیتے ہیں، آپ تو ہتھے سے ہی اکھڑنا چاہتے ہیں۔ میں ایسا سب نہیں چاہتی، پلیز، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ شانزے بے یارو مددگار سی آلی کو برہمی سے کہتی اس کے بازو ہٹانے کی ننھی منی کوشش کرنے لگی اور آلیان کے ہونٹوں پر تبسم جاگا تھا۔ منہ تو دیکھنے دو رج کے، منہ دکھائی بھی دے دیں گے، اور ہتھے سے اکھڑنا میرا آج کا ارمان ہے شدید والا۔ آلی کی زبانی شریر انداز پر شانزے کا سانس رک چکا تھا۔ وہ گھبرائی سی آلی سے رحم کی درخواست کرتی دکھائی دی۔ آلیان آئی سے نو۔ شانزے خفگی سے ذرا اونچیاں بولی اور اس کی تمام خود تک آتی کوشش ناکام کیے آلی کا بازو جھٹک کر آگے بڑھی، مگر وہ اس کا بازو ایک ہی سیکنڈ میں پکڑ کر کھینچ چکا تھا اور مس ایٹیٹیوڈ لہرا کر آلی سے جا لگی۔
आई से यस, ऐसे दामन छुड़वाओगी तो जिद में आ जाऊंगा और जिद में आ गया तो बेवक्त नुकसान कर दूंगा। तुम्हें कहा था मुझे खुद से दूर करने के सिवा सबकी इजाजत है, ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। आलियान की नरमी यकलख्त बरहमी बनी और आलियान का ऐसा हाक माना सा अंदाज शानजे को और तपा गया था। वो उसके बाजुओं में फड़फड़ाती हुई उससे दूर जाने की कोशिश में थी और आलियान के माथे पर शिकनें बढ़ रही थी। आप मुझे खुद भी अब तकलीफ दे रहे हैं, कहा है मैं अभी अपसेट हूँ, छोड़ें प्लीज मुझे। शानजे की बेरुखी को वो पल भर में उसे अपने साथ लगाकर उड़ा गया था। वो भी टूटी शाख की तरह उसके तवाना वजूद से अपने आप को ना छुड़ा सकी। जालिम ने वार ही ऐसा किया था कि शानजे आंखें बंद किए उसकी शर्ट जकड़े बदहवास सी लगी। आली ने धीमी सी शरारत के संग शानजे की बंद आंखें देखी और कहकहा लगाया, जिस पर शानजे भी आंखें खोले उसकी बतीसी देखकर खजल सी हो गई। यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रोमांस ट्रेलर, पर इससे ज्यादा की तलब मुझे भी नहीं हो रही। लेकिन इतना याद रखना शानजे, मेरी मोहब्बत को चैलेंज मत करना, ये ना हो तुम्हें मुझसे भी मेरे जैसी मोहब्बत हो जाए। बख्श रहा हूं क्योंकि मुझे भी नींद महसूस हो रही है, जाओ चेंज करो। आली की दिल दहलाती नाजुक बातों पर शानजे का दिल बेहंगम हुआ। आखिरी बात पर तो शाने का दिल क्या उस छिछोरे का सर तोड़ दे। शानजे ने मुंह में बड़बड़ाकर बरहमी से उसे घूरा और अपना लहंगा पकड़ती वॉशरूम में घुस गई। आली साहब भी अपना कोट उतारने के बाद शर्ट उतारकर गुनगुनाते हुए हवा में लहराते बिस्तर पर जा गिरे। उसके चेहरे पर बेहद खुशी थी और शरारत भी। शानजे पर हाकिम बनना उसे जेब नहीं देता था, मगर अपनी मोहब्बत का मान रखना भी उस पर फर्ज था। कुछ देर आली साहब मीठी सी सोचों में गुम रहे और फिर स्लीपिंग शर्ट ट्राउजर में लिपटकर बाहर निकलती शानजे को देखकर आंख मारे हंसा, जो उसे शर्टलेस देखकर वहीं जमकर रह गई थी। यार मैं शर्ट के साथ सो नहीं सकता, मुझे बहुत उलझन होती है। शानजे को सदमा हुआ था, तभी इतना तवाना और ताकतवर था उसका कसरती वजूद। शानजे को फटे तासुरात में देखता हुआ वो खुद ही सफाई देते बोला, मगर वो किसी सूरत उसके इस तरह करीब तक जाने पर राजी ना थी। कितने गंदे हैं आप। मैं नहीं आ रही बेड पर, शर्म करें, कैसे आप अपने डोलों की नुमाइश कर रहे हैं। तौबा है, निहायत बेशरम इंसान हैं आप। मुझे नहीं सोना वहां, मैं यहाँ सोफे पर बेहतर हूँ। शानजे ने तोता चश्मी से आंखें चुराकर डांटा और फौरी सोफे पर लेटी, मगर आली ये सब देखने से पहले ही बेड से छलांग लगाए उठा और 1 सेकंड तक उठकर उसके सर पर जा पहुंचा, जो हरासा सी डरी डरी सोफे के मजीद साथ जा लगी। उठ रही हो या कोई फिल्म दिखाऊं फ्री टिकट पर। आली की शरीर और जालिम धमकी का मफहूम समझकर वो फौरन उठ बैठी और ना सिर्फ उठी बल्कि सख्त मुंह और जबड़े भींचे आली के साथ बेड तक गई। गुड गर्ल, चलो लेटो यहाँ। खुद लेटते ही वो खिसियानी हंसी हंसता हुआ उसको भी कह गया। शानजे का तो लगता था दिल बंद हो गया है। ऊपर से उसके हाथ आली के सीने पर आ टिके, जिसे हटाने की कोशिश में बेचारी फिर से आली से जा टकराई और आली का जानदार कहकहा पूरे कमरे में फैल गया। आलियन, आप इतने बेशरम होंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। प्लीज मुझे वहां सोने दें। आपको देखकर मुझे उलझन हो रही है शदीद वाली। शानजे का दिल किया उस बंदर के जबड़े पर मुक्का धर दे। शानजे का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जबकि आली ने उसके गाल जोर से खींचे थे और वो रोने वाला मुंह बना गई। उसे लगा उसके इस जालमाना अंदाज पर उसकी गाल पिचक गई हो या निशान जरूर आ गया होगा। शानजे ने रूठेपन से मुंह पर हाथ मसले, गर्दन मोड़कर ब्लैंकेट मुंह तक तान लिया, जिसके बाद आली भी शरीर नजर उस पर डालता हुआ मजे से आंखें बंद कर गया। शानजे को यही लग रहा था आज नींद आना नामुमकिन है, मगर कुछ देर मुंह बसोरने के बाद उसे खुद खबर ना हुई कि कब वो नींद की वादियों में जा उतरी। कमरे में दाखिल होते ही हमान को जहां मोहतर खुशबू ने अपनी गिरफ्त में लिया, वहीं वो दरवाजा बंद करता सजे तरीन कमरे की पल भर में उजड़ी हालत देखकर अफसोसनाक हुआ। बेड की सबसे पहले चादर जिसे नोचकर जमीन पर फेंका गया था। बेड पर एक किनारे पर एमल के अरूसी जोड़े का दुपट्टा लटकता पाया गया, जो आधा फर्श बोसी में मुब्तला था। सिंगार मेज पर रखी हर चीज ड्रेसिंग के इर्द गिर्द टूटे फूटे और बिखरे अंदाज में फैलकर तबाही का मंजर पेश कर रही थी। हमान ने अपना कोट उतारा और उसे सोफे पर रखा। वो कमरे में नहीं थी। हमान ने शर्ट का बाजू खोलकर हल्की सी फोल्ड की और अपने कदम मुल्हिका बालकनी की सिमत बढ़ाए, जहां आंचल के बिना अरूसी लिबास में वीरानी का जहां खड़ा सामने अंधेरे से हम कलाम था। उसने अपनी सारी ज्वेलरी भी नोचकर वहीं बालकनी में फेंक रखी थी। उसका जूड़ा भी खुलकर उसकी गर्दन तक लटका हुआ था। हमान का दिल अफसुर्दा हुआ। कुछ देर वो उसके पीछे खड़ा उस पत्थर बनी एमल को देखता रहा और फिर संजीदगी ओढ़े उसके ऐन साथ जा खड़ा हुआ। एमल के पत्थर वजूद में जुम्बिश तक ना हुई। हमान को एमल की ऐसी हालत पर दुख भी था और तकलीफ भी। इससे पहले कि वो अपने पत्थर ख्यालात से बाहर निकलकर हमान की मौजूदगी महसूस करती, वहां से जाती हमान के मजबूत हाथ की गिरफ्त ने उसके बाजू से ना सिर्फ एमल को जाने से रोका, बल्कि बहुत नरमी से पकड़कर अपने रूबरू किया।
ایمل نے پتھر کی طرح بنا کسی مخالفت کے حمان کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کی تازگی کے کھو جانے پر بہت دکھی ہوا۔ ایمل کا کاجل اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد پھیل کر اسے شام بنا چکا تھا۔ حمان نے اس کے بازو پر رکھا اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا، جس پر ایمل اس ٹرانس سے باہر نکلی اور ایک ہی پل میں حمان کے سینے پر ناپسندیدگی سے دباؤ ڈالتی اسے پرے دھکیلتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ حمان اس کی اس حرکت پر وہیں تھم سا گیا۔ دور رہنا مجھ سے ورنہ تمہارا قتل کر دوں گی۔ ایمل نے انگلی اٹھا کر اسے ہوا میں لہرا کر اپنی زرد آنکھوں سے دیکھتے وارننگ دی، اور حمان اس سے دور رہ کر اسے اس احساس کرب میں کیسے مبتلا چھوڑ دیتا۔ ایمل میری بات سنو۔ حمان اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ طے کرتا پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا چہرہ تھامنے کو ہوا مگر وہ اس کے سائے تک سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیا سنوں اب؟ کیا چھوڑا گیا ہے ایمل کے لیے کہ وہ کچھ سن پائے یا کہہ پائے؟ تم یہ ہمدردی جتا کر مجھے مزید تکلیف مت دینا۔ ایمل کے لہجے میں یاسیت تھی۔ وہ حمان کے پاس آنے پر پیچھے ہوتی ہوئی ریلنگ سے جا لگی۔ حمان اس کے درد دیتے انداز پر اس کے اور اپنے بیچ کا تمام فاصلہ ہٹا چکا تھا۔ تم اس طرح ویران نہیں ہو سکتی۔ تم یوں مت کرو جیسے ہار گئی ہو۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تم یوں سب سے بدگمان مت ہو۔ حمان کا اپنے قریب تر ہونا اس کی جلتی روح کا مداوا تھا مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی انا پر ہوا وار اسے ابھی بھی جھکنے پر راضی ہونے نہیں دے رہا تھا۔ حمان کا انداز سچا اور مخلص تھا۔ ایمل نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم میری سب سے بڑی تکلیف خود ہو۔ ہاں تم ہو۔ وہ آنکھوں میں حقارت لیے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر جتاتے ہوئے بولی۔ حمان نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری اس کی کچھ اور کہتی آنکھوں پر۔ ٹھیک ہے تو تم جو چاہے سزا دے سکتی ہو، بولو۔ حمان کی باتیں اسے جھلسا رہی تھی۔ اس روز کا وہ لمس اسے نہ چاہتے ہوئے پھر سے درکار تھا مگر وہ اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی۔ چھوڑو، مجھے بات نہیں کرنی تم سے، مجھے سونا ہے۔ حمان کی آنکھیں اسے نظر چرانے پر مجبور کرتی ہوئی اس کے دل تک اتری۔ وہ سر جھکا کر حمان کو پلے دھکیلتی ہوئے روحانسی ہوئی مگر حمان اس کے لاکھ فراق کے باوجود اس کو خود میں بہت نرمی سے ہلول کر گیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے سینے میں سمٹی ہوش و ہوا سے کچھ لمحے بیگانی ہوئی۔ یہ سکون ایمل کی انا پر وار تھا، تب بھی اسے لگا وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ایسی نرمی اور ٹھنڈک کے ایمل کوئی احتجاج نہ کر سکی۔ بی بریو ایمل، تم اپنا آج بھی کچھ نہیں ہاری، تم بہت سٹرانگ ہو۔ سو ضرور جاؤ مگر کل کی صبح مجھے ایسی روتی اور کمزور سی ایمل نہیں دیکھنی۔ حمان کا اس کے وجود پر پہلے سے مزید شدت کے سنگ قابض ہونا اور یہ بات کہنا اسے اب آگ لگا گیا۔ تبھی وہ پھنکارتی ہوئی اس سے الگ ہوئے خونخوار ہوئی۔ کل بھی تم نے اپنی حد پار کی، ابھی پھر سے کہا ہے مجھ سے دور رہو۔ دوبارہ تم نے فزیکل ہونے کی جرت کی تو تم میرا بھیانک روپ دیکھو گے۔ ایمل کے اندر کی زخمی شیرنی واپس آتی دیکھ کر حمان مدھم سا مسکرا دیا اور اس کی یہ مسکراہٹ ایمل کے غضب کو دہکا گئی۔ یہ سب تمہارے لیے کیا میں نے۔ حمان نے سادگی سے یہ بات کہہ کر ایمل کا پارا مزید ہائی کیا مگر وہ مزید یہاں رکتی تو اپنا ارادہ خود توڑ بیٹھتی، تبھی منہ پھیر کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حمان بھی مسکراتا ہوا اندر گیا مگر وہ چینج کرنے واش روم چلی گئی۔ تھک تو حمان بھی گیا تھا، تبھی وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ 10 منٹ تک ایمل وائٹ ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں فریش ہو کر باہر نکلی اور جان بوجھ کر حمان کو اگنور کیے سیدھی بیڈ تک گئی اور بلینکٹ کمر تک اوڑھے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بھلے بنتی شیرنیوں پر ہو بہت معصوم اور نازک، سمجھ جاؤ گی آخر کو تم حمان کی حفاظت میں سونپی گئی ہو، اور حمان افندی اپنی محبت پر تمہاری رضا اور حفاظت کو ہی ترجیح دینا باعث شرف سمجھے گا۔ حمان بھی اٹھ کر ایک نظر سونے کی اداکاری کرتی ایمل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر سوچتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایمل نے اپنی بے قرار سی آنکھیں کھول کر واش روم کے بند ہوتے دروازے کو دیکھا۔ کچھ پل پہلے کا وہ لمحہ جب وہ حمان کے وجود میں چھپی تھی، وہ سکون کس کیٹیگری میں رکھے اسے سمجھنا کٹھن ہوا۔ یہ شخص مجھے تسخیر نہیں کر سکتا، میں اس انسان کو جیتنے نہیں دوں گی۔ یہ کسی اور کا بھی سب تھا، یہ بات کبھی مت بھولنا ایمل، تم کسی کی دوسری چوائس بننے سے پہلے مر جانا بہتر جانتی ہو۔ وہ اپنا آپ سب کچھ بہت پہلے لٹا چکا ہے، میں کسی کی یوز کی ہوئی چیز کی سمت مائل نہیں ہو سکتی۔ ہائے بے عقل لڑکی، خود ہی سب سوچ بیٹھی تھی، کیا جانتی کہ وہ شخص تو ازل سے اس کی امانت ہے اور امانت رکھا گیا تھا۔ کبھی کبھی ایسی بے وقوفی ہی انسان کی سب سے بڑی اذیت کا موجب ہوتی ہے۔ ایمل بھی اپنی خود کی بنائی سوچ کی قیدی ہو کر حمان سے جبر زدہ دوری کا خود کو پابند کرتی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ کب حمان باہر آیا اور وہیں صوفے پر ہی نیند میں جا بسا، نہ حمان کو خبر ہوئی نہ ایمل کو۔ ملن کی رات دوریوں کے جبر کی نظر ہو گئی۔ روپ اندھیرا جو بس صبح ازل کے سویرے سے جا ملنے والا تھا، دور دور تک کسی زی روح کی موجودگی کی آواز نہ تھی۔ اور پھر ایک جنگلی راستے کی ابتدا میں بنی 2 قبریں اور اس کے ارد گرد ساجد اس کے کچھ لوگ اور ایک بوڑھا سا گاؤں کا رہائشی کھڑا تھا۔
दो आदत लाल टैनों ने रोशनी का वजूद मुमकिन बना रखा था। मुझे उन दो की लाशें नदी पार के खंडर से मिली थी। बहुत बुरी हालत थी सरकार। दोनों को लातादाद गोलियां मारी गई थी। वो बूढ़ा आदमी खौफ और कपकपी में मुब्तला होकर साजिद से मुखातिब था, जिसकी आंखों में कर्ब साफ साफ दर्ज था। अल्लाह गैरत करे उसे जिसने उन दो का ये हाल किया। आपका बेहद शुक्रिया। उनकी खुदाई जरूरी थी। दोनों के जिस्म से मिलने वाली गोलियां और उनके जिस्म से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए जरूरी थे। माफ कर देना तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों की ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी मेरे भाइयों, नहीं जाएगी। बूढ़े आदमी से शाकिर और आलम की फोटो के जरिए पहले ही निशानदेही करवा ली गई थी, मगर आज उनकी कब्रों को खोदकर फॉरेंसिक टीम का काम था, जो रात के इस मुंह अंधेरे लम्हों में तय पाया गया। साजिद की आवाज में कर्ब और गम की आखिर दिलसोज लहर थी। दोनों को फिर से दफनाकर फातिहा भी करवाई गई थी, और यकीनन ये बात साजिद अब अकबर को बताने वाला था। उस आदमी पर वैसे तो अकबर और साजिद दोनों को भरोसा था, मगर फिर भी अकबर के कहने पर उसे कुछ पैसे दिए गए थे, जिसे उसने रख लिया। वो बूढ़ा वैसे भी उन सबके लिए बहुत बड़ा काम कर चुका था। साजिद ने अपनी फॉरेंसिक टीम को तमाम नमूने लिए और फौरन वापसी के लिए रवाना किया, और खुद अपने 3-4 आदमियों के साथ वापस सिविल ऑफिस रवाना हुआ। जब तक वो वापस आया तो दूर फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। साजिद जानता था इस वक्त अकबर जाग चुके होंगे, तभी वो उनको फोन मिला चुका था। दूसरी सिमत अकबर वाकई खुद भी सो गए थे, और फोन की आवाज पर ही उनकी आंख खुली। नजर नूर पर गई, जिसका अब हाथ उनके सीने पर था। वो पुरसकून नींद में मुब्तला थी। अकबर ने एहतियात के संग अपनी बाजू बढ़ाकर साइड टेबल से फोन उठाया, और साजिद की कॉल देखते ही उनके चेहरे पर परेशानी उभरी। नूर के हाथ को नरमी से पकड़कर एक तरफ करते हुए उसकी नींद का मुकम्मल ख्याल करते उठे और बिना आहट करते कमरे से निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने फोन रिसीव किया। वो दोनों बहुत बुरी तरह मारे गए सर, यकीन कीजिए मेरा दिल अभी भी खून के आंसू रो रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। सर, उन दोनों की कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। कल तक जो शक था वो यूं यकीन में बदल जाएगा। ये अकबर के लिए भी दर्दनाक खबर थी। ऊपर से साजिद का दर्द भरा अंदाज उनको भी दर्द में मुब्तला कर गया, मगर यकलख्त अकबर के चेहरे पर उन जालिमों के लिए हकारत उमड़ी। नहीं जाएगी साजिद, उन बदबख्तों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन दोनों के कातिलों को इबरतनाक सजा ना दी तो मेरा नाम भी अकबर वदूद नहीं। अकबर के लहजे में जी भरकर उन जालिमों के लिए बेरहमी थे, और साजिद का दिल भी इस तसल्ली पर हल्का हुआ। जी सर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप आ जाएं ताकि हम इन मरदूदों का खेल खत्म करें। साजिद के लहजे में भी उन दुश्मनों के लिए हकारत थी। मैं रिपोर्ट के साथ कोर्ट का अरेस्ट वारंट लेकर ही आऊंगा। हसरत तो मेरी उन दो को अपने हाथों से मारने की है। तुम अपनी आंखें खुली रखना साजिद, मिलते हैं। अकबर ने मजबूत लहजे में उसे ताकीद की, और साजिद भी मुत्तफिक हुआ। सर हिलाते हुए फोन रख चुका था। अकबर ने बेचैनी से अपनी कनपटी सहलाई। वो शाकिर के लिए दुखी थे। अकबर की नजर अचानक ही अपनी वाइट शर्ट की बाजू की ऊपर वाले कंधे की जानिब पड़ी, जहां हल्का सा पिंक निशान था, जो यकीनन नूर की लिपस्टिक का था। कुछ देर पहले का सारा तनाव यकलख्त शौक में बदला। मतलब ये सब होना बाकी था। ओ यार, यकीनन रात बेध्यानी में ही नूर मैडम ने यह तोहफा इनायत किया था। ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पर आया तनाव खजल सी मुस्कान में बदल गया। अब सोने का तो वैसे भी कोई वक्त नहीं था, लिहाजा वह नमाज की अदायगी के लिए कमरे की बजाय स्टडी की जानिब बढ़ गए। नमाज अदा किए वह बालकनी में खड़ा सुनहरे रूप में खिला ताज़ा गुल था, जिसे मोहब्बत थी, जिसे एमल के हर रवैये की खूब समझ थी। वह अब अल्लाह से पता है क्या मांग रहा था, यही कि एमल कभी ना हारे। मोहब्बत की यही बुराई है, सच्ची हो तो सहने में भी हद से गुजर जाती है, और तल्ख कहने में भी। वो सुबह सादिक और काजिब को मिलाने वाले लम्हे में चेहरे पर वैसे ही दिलकशी फैलाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। मोहब्बत करने वालों को अना से क्या गर्ज, वो तो बस मान रखते हैं और मान जाते हैं। मैं तुम्हारी अना के ख़त्म होने तक तुम्हें अमान दूंगा, और उसके बाद मोहब्बत। उफ, ये दिल फरेबी, ये अहद, ये कसद लेता हसीन दिल, ये खुद को पाबंद करता अमान देने पर कादिर हमान अफंदी। एमल की कितनी बड़ी जज़ा था, ये तो वो पागल इतनी आसानी से जान नहीं सकती थी। तुम इतनी सुबह उठकर कौन से चिल्ले काट रहे हो गेंडे? अपनी पुश्त पर खुमार आलूद मगर चौकस सी आवाज पर हमान ने गर्दन मोड़ी तो एमल आंखों में नींद भरती उसे ही घूर रही थी। हमान को हंसी तो आई, मगर वो हंसना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी संजीदगी से चंद कदम बढ़ाता हुआ एमल तक पहुंचा और उसे तसल्ली से जांचने लगा। एमल ने महसूस किया वो इस वक्त पहले से ज्यादा प्यारा और रोशन है। उसके वजूद से उमड़ती अलग ही मीठी सी खुशबू ने भी एमल के हवास को सिग्नल दिया। नींद आ गई थी ठीक से? एमल के सवाल को नजरअंदाज करता हमान बहुत मुलायमत से पूछ रहा था। वो उसे काट खाने के अंदाज में देखकर मुंह पर रात से दुगनी बरहमी ला चुकी थी।
सुकून बर्बाद करने वाले को मेरी नींद से क्या, तुमने तो रात दिल में लड्डू फूटते महसूस किए होंगे। मुझ जैसी अनछुई हसीन और दिलरुबा लड़की मुफ्त में मिल गई। हालांकि तुम मेरे रत्ती बराबर काबिल नहीं हो, ये मेरा हौसला है कि तुम जैसे यूज्ड इंसान को इस काबिल आ बिठाया कि तुम्हारे साथ एक कमरा शेयर कर रही हूँ। एमल की लहजे का नखुवतपना और गरूर एक बार फिर हमान की तस्दीक कर रहा था और हमान के चेहरे की नागवारियत खुद साख्ता उमड़ चुकी थी। दोनों की आंखों में जी भरकर जलन थी, एक जला रहा था और दूसरा जल रहा था। अपनी हद से बाहर मत निकलो, मेरा यह मशवरा है। हमान के माथे की लकीरें और तल्ख सा ये जुमला एमल को आग लगा चुका था। तभी वो 2 कदम मजीद चलती ऐन हमान के रूबरू हुई। हद की बात की तुमने, अभी तो हदें पार की ही कहा है। तुम्हें बहुत खून के आंसू रोना होगा हमान अफंदी। सब पर मेरा जो गुस्सा है तुम पर ही निकलेगा। तुम ना होते तो आज मेरा सुकून और आज़ादी मेरे पास होती। तुम जैसा इंसान मेरे काबिल कहाँ है? क्या कमी थी आखिर मुझमें कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक शादीशुदा इंसान के सर पर थोप दिया? एमल की आंखों में तो गुस्सा था, अलबत्ता उसकी आवाज में खारापन था। वह नफरत से हमान से मुखातिब थी, जो अफसोस में लिपटा एमल की सोच पर मातम करना चाहता था। तुम्हारा सुकून और आज़ादी तुम्हारे पास है। हमान की नरम बात पर एमल का दिल चाहा उस शख्स का गिरेबान पकड़कर झंझोर डाले जो तैश में नहीं आ रहा था। लानत भेजती हुई इस आज़ादी और सुकून पर, मुझे तुमसे और तुम्हारे होने से नफरत है। हाँ, मैं तुमसे नफरत करूंगी, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। क्या तुम तब भी महान बनने का नाटक जारी रखोगे या फिर गंवार और जाहिल मर्दों की तरह मुंह फाड़कर कहोगे, एमल मैं तुम्हें तलाक? एमल की जहर खंड बातें तो वो किसी तौर सह गया, मगर इस गंदे लफ्ज को सुनने की ताब हमान को हरगिज ना थी। तभी वो खूंखार होता उसका मुंह बंद कर चुका था। अपने मुंह पर रखा हमान का हाथ और उसकी सुर्ख होती जलाल से भरी आंखें एमल को जहर से भी बुरी लगी। तो 12 ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर ना आए एमल। हमान ने जबड़े भींच कर सख्त गुस्सा जब्त करते अंदाज में उसे वार्निंग दी और वह हर दरम लहजे में उसका होंठों पर रखा हाथ झटक कर उसकी हर बात को 2 कोड़ी का किया। उसका गिरेबान पकड़कर उसकी आंखों में झांकी। दोबारा मुझे ऑर्डर मत देना हमान अफंदी। एमल का यूं हमान का गिरेबान पकड़ लेना हमान की बर्दाश्त तोड़ चुका था। वो उसकी आंखों में आग बरसाती निगाहों से जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि अब हमान उस पर बरसेगा और हाथ तो लाजमी उठाएगा, मगर वो तब सदमे में गर्क होकर रह गई जब हमान चेहरे पर इंतहा की सख्ती से जाए उसके अपने गिरेबान पर रखे हाथ पकड़ता एक ही झटके से उसे अपनी सिमत खींच चुका था, जिसके बायस दोनों का चेहरा टकरा ही जाता अगर हमान अपना पीछे ना करता। एमल के चेहरे पर बदहवासी देखकर हमान ने भी अब उसकी आंखों में जहरीले अंदाज से झांका। क्या कर लोगी, बोलो? हमान उसकी फटी आंखों और फक होते चेहरे को मानी खैजी से खोजता इस्तफसार किए एमल को दोनों बाजुओं में जकड़ चुका था और वो बात करने के काबिल भी ना रही थी। आग लगा दूंगी तुम्हें। एमल कैसे जाहिर होने दे सकती थी कि वो उसके करीब आने पर होश गंवा रही है। तभी अकड़ कर बोली, मुझे आग लगाओगी तो जल तुम भी जाओगी। लगाओ आग ताकि ये जलने का तमाशा आज ही हो जाए। हमान उसके होंठों और आंखों पर नजरें टिकाए अबरू उचकाते हुए बोला। वो उसकी गिरफ्त को झटक देना चाहती थी, मगर हमान अपनी बाजुओं की मजबूत कैद में उसे असीर किए मजीद बरहमी और अताब ला चुका था। छोड़ो मुझे। एमल की आवाज लर्ज उठी। मुझे एक लम्हा लगेगा तुम्हें हराने में एमल, फिर हकीकत में तुम्हारा सुकून और आज़ादी हमान अफंदी की मोहताज हो जाएगी। डरो उस वक्त से। तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतारो, मगर तमीज का दामन दोबारा मत छोड़ना। खुद को मेरी अमान में ही रहने दो। शोहर बनकर कसपल निकालने पर मजबूर मत करो। हमान ने उसके चेहरे के नाजुक हद तक नजदीक जाकर उसे एक एक लफ्ज जताया और उसका हाथ झटकता खुद से दूर किए एमल का रंग उड़ा चुका था। निकले हो वही गंवार और जाहिल। तुम ना मुझे हराने की यह हसरत दिल में लेकर मर जाना चचूंदर, गेंडे, बंदर, लोमड़ और दरियाई घोड़े कहीं के। 2 फुट दूर रहना आगे से। और ये जो हसरत है तुम्हारी मुझे पाने की, इसको पालने से पहले ये बात याद रखना कि एमल किसी की इस्तेमाल हुई शायद देखती नहीं तो ओढ़ना बहुत दूर की बात है। एमल उसे जरा ना दबते हुए अकड़कर अपने राजहंसी गर्दन अकड़ाए हकारत से कहती हुई वापस अंदर बढ़ी और हमान के चेहरे पर उसके जाते ही जी भरकर जबर उतरा। ये लड़की उसे बार बार जो ताना दे रही थी, हमान का दिल उस लड़की पर रहम और मेहरबानी करने वाले हर इरादे को कमजोर कर रहा था। शानजे की नींद वैसे तो बहुत पक्की थी, मगर किसी नाजुक सी छेड़खानी की कोशिश उसकी नींद बुरी तरह तोड़ चुकी थी। कांपते दिल के संग वो आंखें खुलते ही आली का शरीर चेहरा खुद पर देखकर बौखलाती हुई उसकी गर्दन में बाजू डाले उससे जा लिपटी, जो खुद ऐसी नवाजिश पर कहकहा लगाता निहायत प्यारा लगा। जनाब ना सिर्फ फ्रेश हो चुके थे बल्कि क्लब का एक चक्कर लगाने के लिए रेडी भी थे। चूंकि वलीमा रात का था तो वो अपनी क्लास मिस नहीं कर सकता था।
ब्लैक शर्ट में मोहतरम खासे प्यारे और दिल फरेब दिखाई दे रहे थे। ऊपर से जागते ही शानजे का डर से उससे लिपटना तो दिन बना गया। मुझसे यूं मत लिपटो लड़की, मैं बहुत शरीफ हूँ। अपने ऊपर आली का महसूस होता बोझ और ये बात शानजे को मजीद हल्कान कर गई, जिस पर वो उसकी गर्दन से बाजू निकालती कंफ्यूज सी उसे देखने लगी। आली को शर्ट के साथ मुकम्मल फ्रेश देखकर वो थोड़ी हैरान थी। ऊपर से आली की आंखें उसका मजीद दम निकाल रही थी। शरीफ वाली बात पर शानजे का दिल अलग कांपा। तभी वो सख्त बुरा मुंह बनाए उठने को हुई, लेकिन आली उसे फिर से लिटा गया। आप जितने शरीफ हैं सब पता चल गया है मुझे, हटे मुझे उठना है। शानजे ने रूखेपन से कहकर फिर से उठना चाहा तो आली ने फिर से उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। देखो ना, तुम मेरी जज्बाती, इकलौती, कानूनी, दिल जानी और होशरुबा बीवी, और अभी तक मैंने आली उनके खुमार आलू तेवर और उसका शानजे के चेहरे को फोकस करना, उसकी बात को अधूरा छोड़ना शानजे के रोंगटे खड़े कर चुका था। तभी वो बौखलाकर उसे जबरदस्ती खुद पर से हटाए उठी और इससे पहले कि वो भाग जाती आली ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया था। आप एक नंबर के छिछोरे हैं, खुद तो फ्रेश होकर रेडी हैं, मुझे क्यों रोक लिया? जाने दें वरना शोर मचा दूंगी कि ये मुझे छेड़ रहे हैं। शानजे साहिबा बड़बड़ाती हुई ये तक भूल गई कि ये जनाब उनके शोहर हैं और पूरा इस्तेहकाक रखते हैं। आली का पुरजोर कहकहा उसके चेहरे के मजीद रंग उड़ा गया था और वो बेयारो मददगार सी आंखें लिए उसे देखती निहायत ही खतरनाक थी। यार, मैंने सुबह सुबह करनी होती है वर्जिश, जॉगिंग, तुमने अपने शोहर को खुश करना है। मैंने तो अपना काम कर लिया, लिहाजा तुम्हारा काम बाकी है। आलिया ने उसको कंधे से पकड़कर साथ बिठाता हुआ बड़े मजे से बोला, जिस पर शानजे ने खौफजदा सा चेहरा ऊपर किया आली की तरफ देखा और फिर नजरें चुरा गई। मैं जोकर नहीं हूँ आली, प्लीज छोड़ दे। मैं रोने लग गई तो चुप नहीं होना। शानजे ने सर झुकाकर जलकर कहा और साथ ही मुंह पर दुनिया जहान की अफसुर्दगी से जाए दुखी सी होते हुए बोली, जिस पर आलियन भी हंसकर उसे उसी पल उठाता हुआ शानजे का दिल बुरी तरह कांपा। रोए तुम्हारे दुश्मन, चलो छोटी सी इनायत काफी है तुम्हारे लिए। प्यारे से हस्बैंड को प्यारी सी मॉर्निंग डोज दो, फिर तुम आजाद। आली ने तमाम मसला हल किया, अपना गाल उसके सामने करते हुए हल फराहम किया, जिस पर शानजे उसे फिर से घूरी और अब तो वो किसी सूरत टलने वाला ना था। आप बहुत बुरे हैं, शानजे ने साफ मुंह बसोर कर मना किया, जिस पर आली ने चेहरा सीधा करते ही झुककर शानजे का मजीद दम निकाला और वो आली को रोकती हुई बच्चों की तरह डरकर सर हिला गई, जिस पर आली ने खिसियानी हंसी हंसकर फिर से अपना गाल बेगम साहिबा के आगे किया। ये करने से पहले शानजे को गश अलग आ रहे थे और दिल भी बुरी तरह उथल पुथल हो रहा था। यार जल्दी करो, मुझे जाना भी है। आली की बेकरारी पर उसका यही दिल किया प्यार देने की बजाय उसके गाल पर काट डाले, मगर शानजे को अपनी जिंदगी बड़ी अजीज थी, तभी ना चाहते हुए भी वो थोड़ा उठकर आली के गाल पर प्यार देने में कामयाब हुई। आली ने यह तासीर इंजॉय की और मुस्कुराता हुआ उसके गाल पर वैसे ही बोसा देते हुए वापस उठा और बेड से उतरते ही खड़ा हुआ। तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वगैरह बाबा के साथ कर लेना, पार्लर तुम्हें ड्राइवर ले जाएगा, मैं वहीं मिलूंगा अपनी जान को। बाय। और हाँ, सच तुम्हारी मुंह दिखाई पेंडिंग है, जल्द मिल जाएगी। आली ने अपनी हैंग हुई जैकेट उतारते हुए मुस्कुराती और उजलत ज़दा फुर्ती से शानजे को हदायत दी और अपना फोन, गाड़ी की चाबी लेता एक निसार होती निगाह उस पर डालता कमरे से निकला। वो जो आली की मौजूदगी से खाइफ थी, अभी कुछ देर पहले की मोहब्बत पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। कुछ देर अपनी बदलती जिंदगी के पहलू खोजती रही, फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। तुम्हें जलाल की तरफ ड्रॉप करके मुझे ऑफिस जाना होगा, वहीं से तुम शानजे के साथ पार्लर चली जाना। अपने कफ लिंक्स बंद करते अकबर इस वक्त संजीदा से सामने खड़ी नूर से मुखातिब थे, जो यकटुक उनको ही देखे जा रही थी। आसमानी शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए वो काफी हैंडसम लग रहे थे। ऊपर से उनका साहिराना सरापा नूर को कहीं और ही पहुंचा चुका था। नूर की सिमत से कोई हाँ हूं ना पाकर वो फिक्र से मुड़े तो नूर बौखलाती हुई सर हिलाते हुए नजर झुका गई। वो अभी भी रात वाले ड्रेस में थी और चेहरे से लग रहा था मोहतरमा को अभी मजीद सोना है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अकबर ने उसकी गैर दिमागी पर अब की बार जरा तवज्जो देते हुए पूछा, जिस पर नूर ने चेहरा उठाकर उनको देखा और सर बच्चों की मानिंद हिला दिया। आप वापस आएंगे ना मुझे लेने? ये ना हो मुझे छोड़कर चले जाएं, आपको याद ही ना रहे मेरी। नूर की बड़ी बड़ी आंखों में नमी लहराई तो अकबर उसकी बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराते उसकी सिमत मुड़े, जो अब कुछ ज्यादा ही चुन्नी काकी बनकर टची हो रही थी। आऊंगा, तुम्हें याद नहीं आज वलीमा है और दूल्हे के बिना दुल्हन क्या करेगी वलीमे में? तुम बात बात पर रोने वाला मुंह बनाओगी तो मैं डांट भी सकता हूँ। अकबर बस उसकी यह हद दर्जा हसासियत में कमी चाहते थे, मगर उन्हें जरा अंदाजा ना था कि वो आंसू जो उसकी आंखों में उभरे थे यूं उसके गालों पर लुढ़क जाएंगे। नूर ने फौरन से पहले अपनी हथेलियों से आंसू साफ किए और सुर्ख सी होकर अकबर के बरहम चेहरे को देखने लगी, जो उस लड़की की नजाकत से परेशान लग रहे थे।
नूर, तुम पहले कमजोर और बुज़दिल नहीं हुई तो अब इंस्पेक्टर अकबर वदूद की बीवी बनकर ऐसी नाजुक क्यों हो रही हो? अकबर को खुद ही लगा कि उन्हें थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, तभी वो उसकी हथेली पकड़कर अपने करीब लाकर खड़ा करते हुए बोले। नूर ने रोई रोई आंखों के संग उन्हें देखा जो उसके लिए फिक्रमंद थे। मुझे डर लग रहा है, आपसे दूर होने का डर, नूर ने कांपती आवाज में मजीद रोने को रोकते हुए कहा, जिस पर अकबर इस जिम्मेदारी और हसासपन वाली सिचुएशन पर कुछ बेचैन हुए। यूं किसी लड़की को जज्बातियत में तसल्ली देना उनके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था और वो तभी झिझक का शिकार लग रहे थे। मेरा काम ऐसा है नूर कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। 2-3 दिन तक मुझे कराची जाना है और तुम्हें अकेले रहना होगा। क्या तुम मेरे पीछे यूं ही खौफजदा और रोती रहोगी? अकबर ने उसे रसानियत से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद भी उसकी सिमत रुख करते बैठकर बहुत नरमी से बताने के बाद पूछने लगे। और यूं उनके कराची जाने का सुनकर वो मजीद बोझल हुए रोई गई। आप जाएं, काम भी करें अपना, पर मुझे मत भूलिएगा। नूर की सुर्ख आंखों में पलती खौफ की लहर अकबर को पथरा सा गई। वो उनका मजबूत हाथ अपने नाजुक हाथों में जकड़े इल्तजा कर रही थी और उनको समझ न आया कि अब उसे क्या कहकर तसल्ली दें। नहीं भूलूंगा, रो मत, मजबूत अंदाज में कहकर वो दूसरे हाथ से उसके गालों पर बहते आंसू हटाते संजीदगी से बोले, मगर नूर की आंखों की बढ़ती चमक उनको भी उस लड़की की सिमत देखने पर मजबूर कर रही थी। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्रॉमिस के तंग ना करने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ भी हो जाए आप मुझे मत छोड़िएगा, ठीक है ना? वादा करें। टूटती जुड़ती बात का सहर फूंकती वो अकबर को भी हैरत में डाल चुकी थी। उस लड़की की बेकरारी उस वक्त उनके दिल को मुतासिर कर रही थी। जिस शिद्दत से नूर उनसे वाबस्तगी का ऐलान कर रही थी, उन्हें लगा जैसे वो जरा सी दूर हुई तो बेजान हो जाएगी। अजीब हो तुम, पसंद आया भी तो कौन? जानती भी हो तुमसे कितना बड़ा हूँ। अकबर भी जरा सा दानिस्ता हल्का फुल्का अंदाज अपनाए उसकी रोती सूरत पर मुस्कुराकर निगाह डालते हुए बोले तो वो यूं ही सर झुकाकर अगले ही लम्हे उठा चुकी थी। कितने? हैरत और तजस्सुस लिए वो काफी क्यूट सा इस्तफसार था। अकबर भी मुस्कुराने से खुद को रोक ना सके। तुमसे डबल, तुम तो अभी कली हो नूर। मुझे मुरझाए गुलाब के साथ तुम्हारा क्या जोड़। ये सब खत्म हो तो मेरा मशवरा है मुझसे अलग होकर अपने जोड़ और मुकाबले का कोई इंसान ढूंढ लेना। अकबर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे क्योंकि वो कहीं से भी 30 से ज्यादा के नहीं लगते थे। खुद को ना सिर्फ वो फिट रखते आए थे बल्कि उनका फिगर भी आजकल के मरियल लड़कों से कहीं दर्जे तवाना और जानदार था। सबसे बढ़कर वो एक पुरवकार और बाहिम्मत इंसान थे। मुझे नहीं ढूंढना, आपको समझ नहीं आ रही क्या? मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे आप ही चाहिए। समझ क्यों नहीं आ रही आपको? नूर का बौखलाकर बड़बड़ाना और भराई आंखों से अकबर का हाथ झटक कर रोते हुए मुंह फेरना उनको भी हिला चुका था। हम इस पर फिर बात करेंगे। तुम खफा हो गई हो क्या? अकबर ने रूठी सी नूर की सिमत झुककर पूछा, जिस पर वो गम से चूर लहजे में रोती हुई उनकी कमर में बाजू हायल करती साथ टेक लगा गई। और वो जिस अंदाज से रो रही थी और जिस तरह उनको दबोचे हुए थी, ये अकबर की बौखलाहट का सबब बना। नहीं छोड़ूंगी आपकी जान, सुन लें। भराई सी मासूम आवाज में हुक्म सुनकर अकबर की तमाम बौखलाई तरंग यकलख्त मुस्कान बनी और उन्हें वाकई अब नूर एक डरी सहमी बच्ची लगी। चलो ठीक है, मत छोड़ना, मगर रो मत। चलो नाश्ता करते हैं। अकबर ने अपनी बाजू भी आज एतमाद के संग हायल की और ये तो कोई नूर से पूछता कि उस वक्त वो किस कदर सुकून में थी। ये इंसान हर तरह से कबूल था। ये इंसान इस दुनिया में वाहिद अपना लग रहा था। अगर आपने मुझे खुद से दूर किया या करने की कोशिश की तो मर जाऊंगी, फिर नहीं रहना फिर मुझे इस दुनिया में। अकबर उसे नरमी से अलग करना चाह रहे थे, मगर ये बात कहकर वो उनको फिर से चौंकाकर हैरान करती दोबारा पहले से ज्यादा सख्ती से जकड़ चुकी थी। अकबर तो इस सिचुएशन में हलकान से हुए। ये लड़की क्या थी वो समझ ना सके। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा सब दोबारा नहीं कहूंगा। चलो उठो, नाश्ता मुंतजिर है। अकबर उसे फिर से पकड़कर रूबरू करते साथ ही खुद उठ खड़े हुए और अपना हाथ नूर की सिमत फैलाए, जिसे वो फौरन पकड़कर उठ गई और मुस्कुराकर अकबर को भी थोड़ा मुतमईन कर गई। चलें? तो फाइनली मैडम ने इजाजत दे डाली और वो भी खुशगवार सी हैरत में लिपटे उसके साथ ही नीचे गए। नूर का यूं अकबर का हाथ पकड़कर आना बुआ अम्मा के चेहरे पर जो ताजगी ला चुका था वो हसीन थी। ये अलग बात कि अकबर नीचे आते वक्त उनकी नजर पड़ते ही अपना हाथ छुड़वा चुके थे, जो एक हसीन लम्हा था। उनकी मासूमाना सी घबराहट नूर ने भी देखी और बुआ ने भी। नाश्ते का शाही इंतजाम था और नूर को अपने इर्द गिर्द किसी चीज की तमन्ना ना थी जितनी वो अकबर की मौजूदगी से निहाल थी। बुआ अम्मा ने मुलाजमीन को हिदायत देते हुए नाश्ता सर्व करवाया और पूरे नाश्ते के दौरान नूर मुस्कुराई आंखों से अकबर के हर अंदाज को देखती रही थी। वो जिस महज़िब और वेल मैनर्ड अंदाज से नाश्ता कर रहे थे, ये लड़की उनको देख देख कर कंफ्यूज करती जा रही थी।
वो भी अपनी जिंदगी के नूर से जुड़ जाने पर हैरत और मीठी सी बेचैनी का शिकार थे। अपनी 42 साल जिंदगी में ऐसी नाजुकी, ऐसी जज्बातियत वो खुद पहली बार महसूस कर रहे थे। नूर का मुस्कुराई आंखों से बार बार उनको देखना ये बावर करवा चुका था कि वो आज भी हसीन और जमील मर्द हैं और ये लड़की उन पर आम नहीं बड़े खास अंदाज में फिदा हो चुकी है। साईं, आपसे मिलने अफजल रोंगी आया है। रशीद ढोसला, जो कमर पर बाजू बांधे मुंह पर दुनिया जहान की नहूसत फैलाए सब्ज लॉन में चहलकदमी कर रहा था, मुलाजिम की दी इतला उसका हलक कड़वा कर गई। तभी नखुआ जरा लहजे में उसके बुलावे का इशारा करता खुद भी नजरें सामने जमाए अकड़ कर खड़ा हुआ। ये रोंगी फायदे के बजाय उल्टा नुकसान ना बने, तभी उसकी जिंदगी ढोसला के हाथों में महफूज थी। मगर आज जिस तौर से वो चिलबिलाता हुआ आता दिखाई दे रहा था, ये रशीद ढोसला की छठी हिस्स का सिग्नल भी लाया था। क्या हो गया है बेलगाम शख्स, इतना गुस्सा किस लिए? रशीद ने अफजल के मुंह पर लिखी नरूठेपन की लकीरें भाप कर इस्तफसार किया था। यही मालूम हो रहा था कि उस बला के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया हो। आप भी सुनेंगे तो ये इत्मीनान पल भर में उड़ जाएगा सरकार। उस नूर का पता चल गया है। अफजल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रशीद का माथा भी शिकन आलूद हुआ और अफजल के मुंह पर लिखा खौफ तो कुछ और भी कहानी सुना रहा था। कहाँ है वो हराफा? ढोसला की खूंखार सवालिया बात पर अफजल के चेहरे का रंग कुछ पल हकारत से मुजय्यन हुआ। अकबर वदूद के घर उस कमीने से नूर ने निकाह कर लिया है। अब क्या होगा सरकार? अगर उस हरामजादी ने कुछ बक दिया तो मैं क्या करूंगा? वो जानती है कि उसकी माँ को मैंने मारा है और वो कुत्ते जैसे सूंघ रखने वाला इंस्पेक्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। हुक्म करें, नूर को मरवाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दें। अफजल रोंगी की आंखों में खौफ की लहर पूरी कुव्वत से बेदार हुई और इस बात पर रशीद ढोसला का दिल यही किया कि पास खड़े अपने मुस्टंडे गन मैन से गन लेकर उसकी सारी गोलियां उस मनहूस थानेदार के सीने में ठोक दे। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को मुश्तिल होने से रोकता हुआ जबड़े भींचे तिलमिलाता हुआ मुड़ा। लानत है तेरी कच्ची प्लानिंग पर मनहूस मारे, उसे ये बताकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर, उसे मरवाना अशद जरूरी है, इससे पहले कि वो लड़की अकबर इस्तेमाल करे उसे खत्म कर दे। तेरी वजह से मेरे बने बनाए मुकाम पर आँच आई तो अफजल याद रखी, तुझे भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। गुम कर अपनी शक्ल और उसकी मौत की खबर मुझे 2 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। रशीद ढोसला के मिजाज का जहर खंड अंदाज असर-ए-नौ जाग कर अफजल रोंगी के भी रोंगटे खड़े कर चुका था और वो फौरी हुक्म की तामील किए फुनकारता वहां से चला गया। अगर ये उस नूर का खात्मा ना कर पाए तो इसे गुम कर देना, ऐसी जगह जहां इसका साया भी किसी को ना मिल सके। अफजल की जाते ही रशीद ढोसला ने साथ खड़े अपने आदमी को नफरत और उकताहट के संग आर्डर दिया और खुद माथा मसलता किसी शैतानियत में गर्क हुआ। कुछ फासले पर हवेली की छत के टेरेस पर खड़ी शाजो बहुत दर्दनाक अंदाज में रशीद को देख रही थी। नूर को उसने भगा तो दिया था, मगर उसकी जिंदगी और इज्जत की दुआ वो सादा लो औरत पल पल कर रही थी। एमल ने नाश्ता सबके साथ किया। खुद हुरिया और हानिया उसका मीठा सा मिजाज देखकर हैरत ज़दा हुई। यहाँ तक कि नाश्ते की मेज पर कल तक हुरिया के कहकहे गूंजा करते थे और आज उसका साथ एमल ने दिया था। हमान को वो अक्सर नजरअंदाज करती रही। अलीम बाबा उन सबको मुस्कुराता देखकर अपने दिल से दुआ देते रहे। हानिया ने नाश्ते के बाद एमल को डायमंड की ज्वेलरी का एक यूनिक सा बॉक्स ये कहकर दिया कि वो उनकी मम्मा का है और अब असूलन और रस्मन वो उसका है। एमल का रवैया हानिया के साथ भी बहुत अच्छा था, जिस पर हमान को थोड़ा इत्मीनान मिल गया कि वो घर के माहौल को कम से कम खराब नहीं कर रही। एमल की नाजुक गर्दन में वो हसीन डायमंड पेंडेंट सजकर यूं ही मालूम हुआ कि वो उसी परी रूह के लिए तराशा गया हो। दूसरी सिमत शानसे ने भी बाबा और रेहान भैया के साथ नाश्ता एक खुशगवार माहौल में किया। तब तक अकबर भी नूर को ड्रॉप कर गए। वहां से वो दोनों वलीमे की दुल्हने एमी की तरफ और वहां से सीधा पार्लर रवाना हो गई। दूल्हे तो वैसे भी चमके शमके हसीन थे, लिहाजा उनकी तैयारी घर ही हो गई। हमान सारा दिन घर ही हूर के साथ रहा, जबकि अकबर ने कुछ सिक्योरिटी और दूसरा काम शाम तक मुकम्मल किया। आली की भी क्लब क्लास शाम तक मुकम्मल हो गई तो वो भी तीनों दुल्हनों को लेने बर वक्त पहुंच गया। वलीमे की तकरीब भी शानदार थी। तीनों दुल्हनें आज एक जैसे शरारों में मलबूस थीं, बस रंग मुख्तलिफ था और दुल्हों ने आज ब्लैक 3 पीस विद स्काई ब्लू शर्ट्स जेब-तन किया था। वलीमे के बाद अकमल ने शानजे को घर ले जाने की फरमाइश की तो वो तो मान गए, मगर एमल ने सबके सामने मानिया और फैसल के साथ जाने से इनकार किया और कमरे में चली गई। जहां तमाम अफराद एमल के दिन भर के रवैये से कुछ मुतमईन थे, वहीं उसकी रात की ऐसी बदतहजीबी पर ना सिर्फ मानिया और फैसल का चेहरा उतर गया, बल्कि खुद हमान उन सबको वेट का कहता कमरे की तरफ गया। जो भी था उसे खुद एमल की ऐसी सरेआम अपने पेरेंट्स की इंसल्ट करना बुरा लगा था।
कमरे में इंटर होते हमान को खूंखार अंदाज से देखती एमल अपने जोड़े का दुपट्टा बेदर्दी से उतार कर फर्श पर फेंके मुड़ी, जहां हमान उसका मुतमईन चेहरा देखकर मजीद बरहम हुआ। गेट रेडी, हम फैसल अंकल के घर जा रहे हैं। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता सबके सामने उनकी दिल आजारी का। चेंज करो फौरन। हमान ने तने चेहरे के संग आर्डर दिया और वो तो हमान की दिलेरी पर हंस दी। हमान ने गुस्से के संग उस बददिमाग को देखा जो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें फैसल अंकल पर। ठीक है, चले जाओ। उनकी औलाद तो तुम ही हो, मेरा उन दो से कोई नाता नहीं। मुझे इस जहन्नुम में झोंकने वाले वो दो हैं। अब मुझे ये दुख तो मंजूर है, पर उस दहलीज से वहां का सुख खुद पर हराम करके निकली थी। एमल ने आंखों में बागी रंग लाए सख्त दर्दनाकी के संग हमान को एक एक लफ्ज जताया और वो उस लड़की की खुदपसंदी से खाइफ साउ से देख रहा था। एमल, जो भी हो उसकी सारी सजा तुम मुझे दे देना। मैं नहीं चाहता तुम किसी और का दिल तोड़ो। भले रूठ जाओ, उनसे तुम्हारा हक है, मगर वो तुम्हारे माँ बाप हैं। चलो मेरे साथ, मेरी बात मान लो। हमान को महसूस हुआ वो खुद भी तकलीफ में है, तभी उसके करीब होता उसके चेहरे से हथेलियों को जोड़े रसानियत और नरमी से उसे कायल करते हुए बोला, जिस पर वो चिढ़कर उसके हाथ बुरी तरह झटक चुकी थी। तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ और ये मेरे जब्त की आखिरी हद है। मजीद मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। एमल ने तड़कते हुए वार्निंग दी और हमान बिल्कुल उसके ऐसे पत्थर रवैये पर पुरसकून ना था। आई रिक्वेस्ट एमल। हमान का लहजा नरम तरीन था और एमल उसकी इस नरमी पर उसे मार डालना चाहती थी। वो कुछ ना बोली, बस मुड़कर खड़ी हो गई और हमान उस सजी सवरी नाजुक और प्यारी सी एमल का ऐसा सख्त रूप आज नहीं चाहता था। मत मिन्नतें करो गरीब आदमी। एमल का गरूर तो आसमान पर था। हमान उसके पीछे खड़ा मुंह तो बना चुका था, मगर उस लड़की के लिए वो सख्त होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिद से मनाता तो वो और सर पर चढ़ जाती। देखो एमल, जो भी हमारे बीच दुश्मनी है वो हमारा आपसी मामला है। क्या जरूरी है कि तमाशा लगाया जाए? मैं हूं तुम्हारे जहर को सहने के लिए, लिहाजा इस जहर का असर किसी और तक मत पहुंचने दो। हमान उसको पुश्त से शानों से थामे उसके कान के करीब होंठ ले जाकर थकी सी आवाज में हनूज कायल कर रहा था, और वो इस वक्त हमान के छूने पर बेसुकून भी ना थी और सारी खफकी भी यकलख्त उतर गई। तुम्हारी इस मिन्नत समाजत से ये तो कन्फर्म है कि फैसल लगारी और मानिया लगारी ने तुम्हें गोद ले लिया है। जा रही हूँ, लेकिन मुझसे मजीद कुछ मत उम्मीद करना कि मैं उन दो से बात करूंगी। एमल का नाकाबिले यकीन मान जाना एक पल हमान को चौंका गया। तभी वो फटे से तासुरात से एमल का घूमकर रूबरू आना देख रहा था और एमल उसकी शक्ल के उड़े रंग देखकर मुंह बसोरती खासी बरहम और एटीट्यूड लगी। थैंक्स। हमान का सड़ा सा थैंक्स सुनकर एमल ने मुंह पर नागवारी सजाई और मुंह फेरती चेंज करने चली गई। हमान उसे मना लेगा ये किसी को उम्मीद ना थी, और जब सबने दोनों को रेडी होकर आता देखा तो हर फर्द के चेहरे पर नुमाया खुशी के जो रंग थे उनमें सुकून ही सुकून था। एमल का इरादा यही था कि वो जाते ही फैसल और मानिया की गोद लिए बेबी तो वहां उनके पास सौंप कर खुद शानजे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसे अब जितना हमान नागवार लग रहा था वैसे ही वो मानिया और फैसल से भी सख्त नाला और अखीर नाराज थी। जी, तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है यहीं पर, और कहानी जो है वो एज़ यूजुअल क्योंकि न्यू राइटर की है तो इसमें बहुत से बोल्ड सीन हैं जो मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि मैं रीड ना करूं, लेकिन कहाँ कहाँ से छोड़ूं, और मैंने खुद भी रीड नहीं की हुई तो पता नहीं होता कि कहाँ कौन सी सिचुएशन आ जाती है। फिर भी मैंने बहुत से बोल्ड सीन को जो है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसे सीन जो है वो कभी भी रीड नहीं करती, बल्कि मैं ऐसे नावल ही रीड नहीं करती। लेकिन अनजाने में ये नावल जो है क्योंकि सिलेक्ट हो गया है और इसकी काफ़ी ज़्यादा एपिसोड हो चुकी हैं, तो इसे कंप्लीट तो मुझे हर हाल में करना ही है। तो उसका यही तरीका है कि मैं ऐसे सीन जो हैं वो स्किप कर दिया करूं, और अपनी बहुत कोशिश करती हूं कि उन्हें मुनासिब अल्फाज में आप तक पहुंचाऊं, ज़्यादा बोल्डनेस ना हो। मुझे ये बिल्कुल ही फिल्मी टाइप का रोमांस जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और रीड करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बोल्ड नावल्स जो है वो शेयर नहीं करती। खैर, नावल कैसा है और आगे जाके कैसा होगा ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है। कहानी दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन वही बचगाना बातें बहुत ज़्यादा हैं। बड़ों का भी रवैया जो है वो बच्चों जैसा ही है। गलत किस्म के फ़ैसले, ज़िद, बिला वजह की ज़िद करना और बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, और ख़ुद गलत फ़ैसले करना। बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है। मुझे तो ये सब जो है वो बड़ों का इंतहाई अहम काना फ़ैसला लगा। मुझे घर के बड़ों से ऐसे फ़ैसले की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी जो अब एमल और हमान भुगत रहे हैं। एनीवेज़,
انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.